नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जीएसटी पर सहमति के लिए सरकार और कांग्रेस के बीच फिर होगी बैठक। प्रधानमंत्री की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से कल हुई मुलाकात। आपत्तियों पर गौर करेगी सरकार। संविधान की समीक्षा से प्रधानमंत्री का इनकार। लोकसभा में कहा संविधान ही देश की असली ताकत। सदन ने एक मत से पारित किया संविधान के प्रति प्रतिबद्धता का प्रस्ताव। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी मिलेगा शहीद का दर्जा। गृह मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से दी मंजूरी। बीएसएफ प्रमुख डीके पाठक ने दी जानकारी। मैगी नूडल्स के बाद पास्ता में भी सीमा से ज्यादा मिला लेड। उत्तर प्रदेश की लैब में जांच के नमूने फेल। राज्य सरकार के नोटिस को नेस्ले इंडिया ने किया वापस। स्विट्जरलैंड की अदालत ने विसल ब्लोअर हार्वे फारसियानी को सुनाई 5 साल की सजा। कॉर्पोरेट जासूसी का आरोप। कई भारतीयों के खाते की जानकारी भी की थी सार्वजनिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कल देर शाम मुलाकात की। दोनों नेता प्रधानमंत्री के बुलावे पर उनसे मिलने 7 आरसीआर पहुंचे। करीब 35 मिनट तक चली इस मुलाकात में जीएसटी बिल को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इस मीटिंग के दौरान संसद में लंबित कई बिलों पर चर्चा हुई और जीएसटी पर कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने जीएसटी पर अपने 3 सुझाव दिए हैं और सरकार ने भी इन सुझावों पर अपने तर्क रखे। यह भी तय हुआ कि संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में रहेंगे। सरकार और कांग्रेस के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी हो सकती है। राज्यसभा से जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए कांग्रेस का समर्थन बेहद जरूरी है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री के आवास पर कल हुई बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। With regard to the goods and services tax and the constitution amendment which is pending before the Rajya Sabha, the subject was discussed. The Congress party leaders put forward their position with regard to the 3 issues which they felt are of concern to them. The history and the background of the legislation and the government's response to those 3 issues in detail was explained to them. The Congress party leaders would be discussing within their own party, and there would be, after some time, a fresh contact between the government and them. From the government side, they have explained their position. The Finance Minister, Shri Arun Jetli, and the Parliamentary Affairs Minister, Venkaiah Naidu ji. But it has been agreed that we will, as Congress, after this meeting, have our own internal discussions and deliberations, and the government will also seriously reflect on the demands of the Congress, which are in the interest of the economy and in the interest of the people of India. राहुल गांधी ने साफ किया है कि कांग्रेस जीएसटी का समर्थन करने को तैयार है, बशर्ते सरकार उनकी 3 मांगे मान ले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के दबाव में आकर सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चाय पर बुलाया। इस बीच सीपीएम ने सरकार को बाकी दलों से भी बातचीत करने की सलाह दी है। विरोधी दलों में जीएसटी पर सहमति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से नरेंद्र मोदी की मुलाकात को इसी नजर से देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। पीएम जी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह जी को बुलाया है, वो पब्लिक प्रेशर के बाद हुआ है। एक्चुअली इनका इंटेंट नहीं, नॉर्मल बिजनेस करने का तरीका, काम करने का तरीका नहीं है। वाम दलों का कहना है कि सरकार सिर्फ कांग्रेस से बात कर रही है, जबकि इस मसले पर सभी दलों को विश्वास में लेने की जरूरत है। हमारे साथ या बाकी किसी और के साथ सलाह मशवरा हो रहा है सरकार का, ये नजर नहीं आता। लेकिन अगर सबको साथ ले जाना है तो सबके साथ करें ना। इस बीच वित्त राज्य मंत्री का कहना है कि सरकार जीएसटी पर हर जायज मांग पर विचार करने को तैयार है।
Reasonable suggestions are made from our colleagues in the opposition. We are absolutely willing to consider it. And I would like to mention to all of you the very fact that we have been able to get to this point, that we have been able to forge a consensus with the states is because we have engaged in that consultation. राहुल गांधी ने साफ किया है कि जीएसटी पर कांग्रेस की 3 मांगे हैं। कांग्रेस चाहती है कि जीएसटी की दर 18% की जाए और इसका उल्लेख सीधे संविधान संशोधन बिल में किया जाए। बिल में प्रावधान है कि अंतर्राज्यीय व्यापार पर राज्य 1% अतिरिक्त कर लगा सकेंगे। कांग्रेस ने इसे खत्म करने की मांग की है। वो चाहती है कि इससे राज्यों के संभावित नुकसान की भरपाई केंद्र करे। इसके अलावा कांग्रेस ने प्रस्तावित जीएसटी काउंसिल के ढांचे में परिवर्तन की मांग की है। कांग्रेस चाहती है कि परिषद में राज्यों के वोट की मात्रा बढ़ाकर 75% और केंद्र के वोट घटाकर 25% किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान में किसी भी तरह के बदलाव के इरादे से इनकार किया है। लोकसभा में संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संविधान हमें बांध कर रखता है। नरेंद्र मोदी ने संविधान को आधारभूत दस्तावेज बताया जो लोकतंत्र के सभी अंगों को परिभाषित करता है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान में सबको बांधने की ताकत है। प्रधानमंत्री ने संविधान पर व्यापक चर्चा की बात भी कही। उन्होंने इन आशंकाओं को भी खारिज किया कि देश की तरक्की में जवाहरलाल नेहरू या किसी और नेता के योगदान को नकारने की कोशिश हो रही है। बाबा साहब आम्बेडकर की भूमिका को हम कभी भी नकार नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा साहब आम्बेडकर की बात करते हैं तो औरों के लिए कोई काम नहीं होता है, लेकिन एक का नाम देंगे तो दूसरे का रह जाता, दूसरे का कहेगा तीसरे का रह, हर एक को लगेगा भाई हमारा भी तो योगदान था। और कुछ लोगों ने तो जीवन में इतनी ऊंचाइयां पाई है कि कोई उनका नाम दे या न दे, उनके नाम को कभी कमी नहीं हो सकती, कोई उनको मिटा नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण की व्यवस्था पर चल रही बहस पर सरकार की तरफ से स्थिति भी साफ की। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत का संविधान एक सामाजिक दस्तावेज भी है और बाबा साहब आम्बेडकर ने यह आरक्षण की व्यवस्था को बल न दिया होता तो कोई मुझे बताएं कि मेरे दलित पीड़ित शोषित समाज की हालत क्या होती। परमात्मा ने उसको सब दिया है जो मुझे और आपको दिया है, लेकिन उसे अवसर नहीं मिला और उसके लिए उसकी दुर्दशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द पर हुई बहस पर सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने संविधान में किसी भी तरह के बदलाव के इरादे की आशंकाओं को गलत बताया। आज के समय में संविधान हमारे पास है, ये कोई भ्रम फैलाते होंगे तो गलत है। न कभी कोई संविधान बदलने के लिए सोच सकता है, और मैं मानूंगा अगर कोई सोचेगा तो आत्महत्या कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान और भीमराव अंबेडकर पर बहस के दौरान विपक्ष की तरफ से उठाए सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन अपनी बात कहने में वो आक्रामक नहीं थे। उन्होंने लोकतंत्र में आपसी सहमति से चलने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री के शुक्रवार के भाषण से यह आभास मिलता है कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तल्खी कम हो रही है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में संविधान पर कल चर्चा के दौरान असहिष्णुता का मुद्दा छाया रहा। नेता सदन अरुण जेटली ने विपक्ष के देश में बढ़ते असहिष्णुता के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। अरुण जेटली ने कहा कि लोकतंत्र को फिर से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से भारत में लोकतंत्र है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर पंडित नेहरू समेत दूसरे नेताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। फासला होना था वो बना। राज्यसभा में सरकार की तरफ से संविधान पर बोलते हुए नेता सदन अरुण जेटली ने असहिष्णुता को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों से जीने का अधिकार छीना गया। अरुण जेटली ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से भारत में लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि पिछले 65 सालों में बहुत कुछ बदला है। डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान सभा में कहते, आज 2015 में आर्टिकल 44, ये कोई हम नहीं लाए, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर
for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. So if Dr. Ambedkar had today stood up and proposed this provision, how would this House have reacted to it? अरुण जेटली ने अनुच्छेद 356 का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल कर संघीय ढांचे को कमजोर किया। उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका को संविधान की बड़ी देन बताया। One great aspect of it has been that after misusing it several times during one-party rule at the center, the misuse of Article 356 in India has gradually been phased out. नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि संविधान निर्माण में बाबा साहेब अम्बेडकर के अलावा कई और लोगों ने भी योगदान दिया, लेकिन चर्चा में उनका जिक्र नहीं किया गया। पिछले 60 साल से कोशिश की जा रही है और 1.5 साल से विशेष तौर पे कोशिश की जा रही है, निरंतर कोशिश की जा रही है। आज तक सदन से बाहर हो रही थी, आज सदन के अंदर हो। किस तरह से नेता सुभाष चंद्र बोस को, सरदार पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को लड़ाया जाए। वो जिंदा नहीं, लेकिन मरने के बाद भी इनको लड़ाना चाहते हैं। किस तरह से इनके नाम पे अलग अलग राजनीति ओनरशिप लिया जाए। संविधान पर बहस मौजूदा राजनीतिक पृष्ठभूमि में हुई। इस बहस में सामाजिक न्याय, आर्थिक बराबरी और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई, लेकिन बहस में असहनशीलता का मुद्दा ही छाया रहा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कुछ और अहम खबरें। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन, पूर्व मंत्री लाल सिंह को प्रदेश इकाई का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रणवीर सिंह को प्रचार समिति का कन्वीनर नियुक्त किया गया है। पंजाब में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सरदार प्रताप सिंह बाजवा का इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को स्वीकार कर लिया था। आपको जिम्मेदारी दी जाती है? ये पता नहीं है, तो नहीं मालूम, लेकिन यस, रेजिग्नेशन तो हमारे सीएलपी लीडर और पीसीसी लीडर ने कल दे दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। वीरभद्र सिंह और उनके सहयोगियों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी के सामने पेश होना होगा। इससे पहले ईडी ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी जांच में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साल 2009 और साल 2011 में वीरभद्र और उनके परिवार के सदस्यों के पास आय से अधिक संपत्ति कहां से आई। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है। मारन को 6 दिन के अंदर पेश होना होगा और यह अवधि 30 नवंबर से शुरू होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मारन जांच में सीबीआई को सहयोग करेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक उनसे पूछताछ की जा सकती है। मारन पर आरोप है कि उनके घर पर 300 से ज्यादा हाई स्पीड वाली टेलीफोन लाइनें लगाई गई थी और उनके भाई कलानिधि के सन टीवी चैनल को अपलिंक करने की सुविधा दी गई। उस वक्त दयानिधि मारन दूरसंचार मंत्री थे। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी शहीद का दर्जा देने की गृह मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। अब ड्यूटी के दौरान मारे जाने वाले अर्धसैनिक बल कर्मियों को भी शहीद का दर्जा दिया जाएगा। बीएसएफ प्रमुख डीके पाठक ने कल ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ कागजी औपचारिकताएं बाकी हैं और उन्हें भी जल्द सुलझा लेने की उम्मीद है। मीडिया से कल बातचीत में बीएसएफ प्रमुख ने यह भी बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल पाकिस्तान से घुसपैठ बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी घुसपैठ पर रोक लगाई गई है। ये बात बीएसएफ के महानिदेशक डीके पाठक ने गोल्डन जुबली बीएसएफ डे के अवसर पर कही। There has been a marginal increase in the attempts this year. This year there have been so far 62 attempts. Last year there was something around 48, 49 attempts were there. So there is definitely an increase in that, and we find a desperation on their part. They are making very daring and desperate bids to cross over, but somehow they have not been successful. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। हालांकि बीजेपी ने अब्दुल्ला के इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है।
बीजेपी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का भिन्न हिस्सा रहा है। वो पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। ये भारत का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा रहेगा। फिर इसको ये बात समझ जाइए। सिर्फ एक बात रास्ता निकल सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत करें और बातचीत करके कोई रास्ता निकाले। सभी राजनीतिक दलों का ये मत था कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यदि कोई विषय है तो मात्र इतना कि किस तरह से पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले हिस्से को जम्मू कश्मीर अधिकृत पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे मकाओ बैडमिंटन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई। कलम जो लिखती रही उन मुद्दों को जिनका सरोकार समाज से रहा। जितने भी तरह के भेदभाव और धर्म को लोग एक दूसरे को बांटने का मुद्दा बना रहे हैं, जो पढ़ी लिखी माएं हों, पढ़ी लिखी पत्नियां हों, तो कभी भी बच्चा अतिवादी नहीं होगा। नई शख्सियत में मशहूर कवित्री अनामिका सिंह। शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। मैगी नूडल्स के बाद अब पास्ता उत्पाद को लेकर नेस्ले की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में कंपनी के पास्ता उत्पाद के नमूनों में सीसे की मात्रा अधिक पाई गई है। मऊ के खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने 10 जून को नेस्ले के एक स्थानीय वितरक से पास्ता के नमूने लिए थे, जिन्हें जांच के लिए लखनऊ की सरकारी लैब में भेजा गया था। जांच अधिकारी के मुताबिक रिपोर्ट में इन उत्पादों के नमूने जांच में फेल हो गए। इनमें सीसे की मात्रा 6 ppm पाई गई, जबकि स्वीकार्य मात्रा 2.5 ppm है। खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग मऊ की तरफ से नेस्ले कंपनी को इस बारे में चिट्ठी भेजी गई थी, जिसे नेस्ले ने रिसीव नहीं किया। मऊ के जिलाधिकारी के मुताबिक नेस्ले कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कंपनी ने कहा कि उसके उत्पाद खाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैगी नूडल्स में इस साल लेड के चलते पाबंदी लगाई गई थी। ये जो मकरोनी पास्ता का जो नमूना फेल हुआ है, ये जून महीने का है, जैसे मैंने बताया। इसलिए भी हमने फूड कमिश्नर ऑफिस में भेजा है और उनके निर्देशों के अनुक्रम में हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। हम टेलीफोन से भी सर से संपर्क में हैं और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने शुक्रवार को विधायकों का वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को बिना संशोधन मंजूरी दे दी। सैलरी के मुद्दे पर एक विशेष कमेटी बनाई गई थी, जिसकी सिफारिशें कैबिनेट ने मंजूर कर ली। इसके बाद विधायकों का वेतन मौजूदा करीब 88,000 से 2,10,000 रुपए हो सकता है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने 2.5 महीने पहले विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर विधायकों की सैलरी बढ़ाने पर सलाह मांगी थी। कैबिनेट के इस प्रस्ताव को अब उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और अगर उपराज्यपाल को सरकार का प्रस्ताव उचित लगता है तो इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजेंगे। गृह मंत्रालय इसके कानूनी और वित्तीय पहलुओं पर विचार करेगा। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने इसे फिजूल खर्ची करार दिया है। स्विट्जरलैंड की एक अदालत ने HSBC के पूर्व कर्मचारी हार्वे फाल्सियानी को 5 साल की सजा सुनाई है। हार्वे फाल्सियानी पर स्विट्जरलैंड स्थित HSBC बैंक में काला धन रखने वाले खाताधारकों की जानकारी लीक करने का आरोप लगा है। काला धन रखने वालों के नाम बताने वाले हार्वे फाल्सियानी HSBC के पूर्व कर्मचारी हैं। स्विट्जरलैंड की अदालत ने उनकी अनुपस्थिति में यह सजा सुनाई है। 41 साल के फ्रांसीसी नागरिक फाल्सियानी इसे ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। हालांकि उन्हें जेल में वक्त नहीं बिताना होगा, क्योंकि फ्रांस अपने नागरिकों का प्रत्यर्पण नहीं करता है। लेकिन भारत के लिहाज से यह अहम इसलिए है क्योंकि हार्वे की लीक की हुई जानकारी के बाद कई भारतीय खाताधारकों के नाम भी जाहिर हुए थे। हार्वे जिनेवा में HSBC बैंक की शाखा में तकनीकी विशेषज्ञ के तौर पर काम करते थे और 2008 में $205 अरब से ज्यादा काला धन रखने वाले 1,20,000 से ज्यादा ग्राहकों की जानकारी उन्होंने सार्वजनिक की थी। अमेरिका के कोलोराडो शहर के स्थानीय अस्पताल में आज एक बंदूकधारी की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बाद में उस बंदूकधारी को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली।
पुलिस के मुताबिक हमलावर स्थानीय पेनरोज अस्पताल की अबॉर्शन क्लिनिक के अंदर हथियार के साथ घुस गया था, जहां से उसने कई राउंड फायरिंग की। 5 घंटे तक चली इस कार्रवाई और गोलीबारी में करीब 9 लोग घायल भी हुए, जिसमें 5 पुलिसकर्मी शामिल थे। हमलावर किसी को बंधक बनाने में कामयाब नहीं रहा। इस हमले के बाद पुलिस ने शहर के सभी रास्ते बंद कर दिए। अमेरिका में बीते कई साल में गोलीबारी की कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई लोग मारे गए हैं। रूस ने अगले साल से तुर्की के लिए मुफ्त वीजा की सुविधा बंद करने का ऐलान कर दिया है। रूसी लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद से रूस और तुर्की के संबंधों में तनातनी बढ़ गई। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस होलांद से बातचीत के बाद रूस ने तुर्की को खुली चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि अगर अब उसके विमानों को निशाना बनाया गया तो वो आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं देगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं और साफ कहा है कि ISIS के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और तुर्की दोहरा मानदंड अपना रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल वो नाटो और रूस के बीच सहयोग के रास्ते को बंद नहीं कर रहे हैं। G20 और आसियान के बाद राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन में भी आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति पर आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कर रही हैं। शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सहित 53 सदस्य देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इन 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल संसद भवन में रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की नुमाइंदगी स्लोवेनिया के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर मिलन बर्गलेज ने की। 3 दिवसीय दौरे पर आया प्रतिनिधिमंडल उपराष्ट्रपति के अलावा राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के साथ दूसरे दलों के नेताओं से भी मिला। खेल से जुड़ी अहम खबर, भारतीय शटलर पीवी सिंधु मकाऊ बैडमिंटन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला जापान की खिलाड़ी से होगा। पीवी सिंधु ने पिछली बार मकाऊ ओपन का खिताब जीता था। हालांकि टूर्नामेंट के पुरुष मुकाबलों में भारतीय चुनौती खत्म हो गई है। रायपुर में हो रहे विश्व हॉकी लीग फाइनल्स मुकाबलों के पहले मैच में कल अर्जेंटीना ने भारत को 3-0 से हरा दिया। भारत का अब अगला मुकाबला जर्मनी से होगा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है। टीम इंडिया नागपुर टेस्ट को 124 रन से जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। मैच में 12 विकेट लेने वाले ऑफ स्पिनर आर अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दक्षिण अफ्रीका की टीम 2006 के बाद विदेशी सरजमी पर सीरीज हारी है। वही टीम इंडिया 11 साल बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने में कामयाब हुई है। अमेरिका के दक्षिण डकोटा राज्य में हो रही बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बर्फबारी से झीलें तक जम गई हैं और सड़कों पर यातायात प्रभावित है। बर्फीली हवाओं और बर्फबारी के चलते करीब 33 वाहन सड़कों से फिसलकर नीचे गिरे हैं, जिस वजह से कई लोग जख्मी हुए हैं। बर्फबारी का सिलसिला बीते कई दिनों से जारी है। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं रूस के एक चिड़ियाघर की, जहां शेर और बकरी की दोस्ती के चलते दर्शकों की भीड़ दिख रही है। रूस के प्रिमोर्स्की क्षेत्र में स्थित इस चिड़ियाघर के कर्मचारी भी इस दोस्ती से हैरत में हैं। तो ये तस्वीरें रूस के एक चिड़ियाघर की हैं, जहां ये अनोखी दोस्ती नजर आ रही है। बाघ और बकरी की दोस्ती से सभी हैरत में हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। जीएसटी पर सहमति के लिए सरकार और कांग्रेस के बीच फिर होगी बैठक। प्रधानमंत्री की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से कल हुई मुलाकात। आपत्तियों पर गौर करेगी सरकार।
संविधान की समीक्षा से प्रधानमंत्री का इनकार। लोकसभा में कहा संविधान ही देश की असली ताकत। सदन ने एक मत से पारित किया संविधान के प्रति प्रतिबद्धता का प्रस्ताव। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी मिलेगा शहीद का दर्जा। गृह मंत्रालय की सैद्धांतिक मंजूरी। बीएसएफ प्रमुख डीके पाठक ने दी जानकारी। मैगी नूडल्स के बाद पास्ता में भी सीमा से ज्यादा मिला लेड। उत्तर प्रदेश के लैब में जांच के नमूने फेल। राज्य सरकार के नोटिस को नेस्ले इंडिया ने किया वापस। और स्विट्जरलैंड की अदालत ने विसल ब्लोअर हर्वे फाल्सियानी को सुनाई 5 साल की सजा। कॉर्पोरेट जासूसी का आरोप। कई भारतीयों के खातों की जानकारी भी की थी सार्वजनिक।